और देखिए जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होने वाली है और वहीं से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जेडीयू अध्यक्ष पद पर ललन सिंह का नाम लगभग तय हो गया है और आज की बैठक में मुहर लगने का इंतजार किया जा रहा है। शाम 4 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और कार्यकारिणी की बैठक में नाम का ऐलान भी संभव हो सकता है। तो देखिए दिल्ली से बड़ी खबर, नए अध्यक्ष पद की ताजपोशी पर ललन सिंह का नाम लगभग तय हो गया है नए अध्यक्ष के रूप में, यह माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, दिल्ली से बड़ी खबर, जेडीयू अध्यक्ष पद पर ललन सिंह का नाम लगभग तय हो गया है और आज की बैठक में इस पर मुहर भी लग सकती है। इंतजार किया जा रहा है बैठक का। शाम 4 बजे कार्यकारिणी की बैठक होगी और कार्यकारिणी की बैठक में ही ललन सिंह के नाम का ऐलान संभव होगा, ऐसा लग रहा है। तो देखिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। आज अहम बैठक कार्यकारिणी की जेडीयू की दिल्ली में होने वाली है और इस बैठक से पहले जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नए अध्यक्ष पद के नाम को लेकर जो चर्चा सामने आ रही है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ललन सिंह का नाम नए अध्यक्ष पद को लेकर तय हो गया है और आज की बैठक में मुहर लगने का इंतजार किया जा रहा है। शाम 4 बजे से कार्यकारिणी की बैठक है और कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह के नाम का ऐलान हो सकता है। तो पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि आरसीपी सिंह अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया है और कई नामों की चर्चा हो रही थी। ललन सिंह के अलावा देखिए और भी कई नाम थे, उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम चल रहा था और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह का नाम जो है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है दिल्ली से और आज की बैठक में ललन सिंह के नाम पर मुहर भी लग जाएगी। शाम 4 बजे जेडीयू के कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और इसी बैठक में ललन सिंह के नाम का ऐलान संभव है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ललन सिंह का नाम लगभग तय हो गया जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर और उनके राजनीतिक करियर के बारे में बता रहे। 2009 तक वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने रहे जेडीयू के, लेकिन 2014 में राज्यपाल कोटा से एमएलसी बने ललन सिंह। इसके बाद मांझी कैबिनेट में सड़क निर्माण मंत्री भी रहे हैं ललन सिंह। इसके अलावा देखिए 2015 में महागठबंधन सरकार में भी मंत्री पद पर शामिल हुए थे, मंत्री पद पर काबिज हुए थे। 2019 तक जल संसाधन मंत्री के पद पर भी ललन सिंह रहे हैं बिहार में। 2019 में मुंगेर लोकसभा सीट से जीत मिली और लोकसभा उम्मीदवार बने ललन सिंह और अब पार्टी बड़े दायित्व देने की तैयारी में ललन सिंह। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आरसीपी सिंह पद छोड़ेंगे और ललन सिंह को ये जिम्मेदारी मिल सकती है। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा बदलने वाला है क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि ललन सिंह का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तय कर लिया गया और 4 बजे शाम आज कार्यकारिणी की बैठक है जेडीयू की दिल्ली में और इस बैठक में ललन सिंह का नाम का ऐलान भी हो सकता है। तो आरसीपी सिंह पद छोड़ेंगे क्योंकि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और अब ललन सिंह का नाम सामने आ रहा है कि उनको ये बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी जेडीयू की मिल सकती है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आज की बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। वहीं अध्यक्ष पद के सवाल पर उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार करिए, सब साफ हो जाएगा। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अमितेश कुमार ने। बात करते हैं जेडीयू के नेता और संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से। उपेंद्र जी, आज मीटिंग है, पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में आप लोग जा रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, क्या माना जाए आज नए अध्यक्ष का चुनाव होगा? नहीं, देखिए आज की बैठक का एजेंडा नहीं है। आज की बैठक का एजेंडा जो घोषित एजेंडा है, विभिन्न राज्यों में पार्टी विधानसभा का जो चुनाव होना है और पार्टी के संगठन को आगे कैसे विस्तार दिया जाए, तो इन मुद्दों पर चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज की बैठक के बाद हम बताएंगे, उन्होंने इंडिकेट किया है कि बदलाव होगा अध्यक्ष के पद पर। अब मुख्यमंत्री जी ने क्या इंडिकेट किया और बैठक के बाद क्या बताएंगे, यह तो उनका मामला है। आपके नाम की भी चर्चा है कि या तो आरसीपी सिंह के बाद ललन सिंह हो सकते हैं या आप भी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, संगठन का लंबा अनुभव है। चर्चा आप लोग कर रहे हैं और कहीं कोई चर्चा नहीं है। चर्चा आप लोग कर रहे हैं तो ऐसी चर्चा पर क्या बात करनी है? लेकिन एक व्यक्ति एक पद की बात पार्टी में कही जाती है, उसके तहत अगर आरसीपी सिंह मंत्री पद छोड़ते हैं, इंतजार कर लीजिए आज की बैठक में क्या होना है, बैठक के बाद पता चल जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। बहुत धन्यवाद। तो उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा। फिलहाल इनकी तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से अभी पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी, उसके बाद शाम को 4 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसमें नए अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल अभी कुछ बोलने से
कतरा रहे हैं। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। तो आज जेडीयू को क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष नया मिलने वाला है, तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढते हमारे सहयोगी अमितेश हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। अमितेश, क्या ललन सिंह का नाम तय हो गया है, क्योंकि रेस में सबसे आगे ललन सिंह का नाम चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। जेडीयू के लोकसभा में संसदीय दल के नेता हैं ललन सिंह, मुंगेर से सांसद हैं। उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं के नाम की है, ऐसा माना जा रहा है। जो जेडीयू के सूत्र दावा कर रहे हैं कि ललन सिंह ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है नीतीश कुमार के ऊपर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या निर्णय करते हैं। सर्वमान्य नेता हैं, चाहे आरसीपी सिंह की बात हो, ललन सिंह की बात हो या उपेंद्र कुशवाहा की बात हो, सबकी तरफ से यही कहा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं, वो जो डिसाइड करेंगे उनका फैसला आखिरी होगा। तो फिलहाल देखा जाए तो ललन सिंह रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, उनके नाम की भी चर्चा निश्चित रूप से चल रही थी, क्योंकि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संगठन का लंबा अनुभव है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी में उनकी एंट्री हुई है। अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उन्होंने विलय किया था जेडीयू में, तो पार्टी में आए हुए बहुत दिन अभी नहीं हुए, उनके कुछ ही महीने हुए, विधानसभा चुनाव के बाद उनकी एंट्री हुई है। इसलिए उनकी तुलना में अगर देखा जाए तो ललन सिंह का पलड़ा ज़्यादा भारी हो रहा है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा नीतीश कुमार के ऊपर, उनके मन में क्या चल रहा है। अपना पत्ता खोलेंगे नीतीश कुमार। शाम को 4 बजे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके पहले अभी ऑफिस बियरर्स की मीटिंग हुई। आरसीपी सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में पार्टी के तमाम जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है, जंतर मंतर स्थित पार्टी किसी राष्ट्रीय कार्यालय में थोड़ी देर पहले उनकी बैठक समाप्त हुई है। शाम को 4 बजे पार्टी की जो कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें क्या एजेंडा होगा, उन तमाम एजेंडों पर चर्चा हुई। थोड़ी देर पहले केसी त्यागी ने इस बारे में जानकारी भी दी कि आज शाम जो बैठक होगी, उसमें सबसे पहले जो प्रस्ताव पारित होगा, जिस बारे में जानकारी दी गई है कि केंद्र सरकार की तरफ से नीट में जिस तरह से ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, उसको लेकर के धन्यवाद दिया जाएगा। धन्यवाद प्रस्ताव की बात है। दूसरी तरफ बात करें तो जाति आधारित जनगणना, जिसको लेकर के राजनीति काफी गर्म है पूरे देश में, खासतौर से बिहार में। आरजेडी समेत तमाम दल जो है इसको लेकर के मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस पर आगे बढ़ना चाहिए, जेडीयू को आगे बढ़ना चाहिए। तो उसको लेकर भी जेडीयू जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है। अमितेश, आज सबसे ज्यादा चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर है कि कौन इस पर काबिज होगा। अगर ललन सिंह की बात करते हैं, अगर ललन सिंह के नाम का ऐलान होता है तो क्या माना जाए नीतीश कुमार के बेहद करीबी है और इसका फायदा उनको मिला है? जी हाँ, बिल्कुल। पार्टी के भीतर अगर बात करें तो नीतीश कुमार के बेहद करीबी आरसीपी सिंह और ललन सिंह ही माने जाते हैं। सबसे करीबी अगर बात करें तो आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन गए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो उसके बाद माना जा रहा है कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि एक उनका करीबी व्यक्ति केंद्र में मंत्री बन चुका है, तो दूसरा करीबी व्यक्ति है, उसे पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। तो जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से ये एक सियासी चाल हो सकती है और सियासी अपने दांव हो सकता है, जिसमें कि एक सवर्ण को पहली बार होगा जब किसी सवर्ण व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। अगर ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो नीतीश कुमार की तरफ से सवर्ण कार्ड इसको कहा जा सकता है, क्योंकि लॉ कुछ समीकरणों को नीतीश कुमार पहले से मजबूत करने में लगे हैं। लॉ कुछ समीकरण में देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में कैबिनेट मंत्री उन्हीं समाज से आते हैं, आरसीपी सिंह हो चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, पार्टी में उनको बुलाया गया, उनकी पार्टी का विलय कराया गया है। तो लॉ कुछ समीकरण साधने के बाद हो सकता है नीतीश कुमार के मन में ये चल रहा हो कि आरसीपी सिंह के बाद ललन सिंह को भी संतुष्ट किया जाए, उनको वफादारी का इनाम दिया जाए और दूसरी तरफ एक सवर्ण कार्ड भी खेला जाए। तो ये तमाम ऐसे इक्वेशन है जिस पर चर्चा हो रही है। लेकिन बिल्कुल इन तमाम अगर समीकरणों को देखें तो ललन सिंह सबसे आगे नजर आ रहे हैं। देखिए आज जेडीयू को राष्ट्रीय अध्यक्ष नया मिल सकता है और ललन सिंह इस रेस में सबसे आगे माना जा रहा है कि उनका नाम लगभग तय हो गया है और कार्यकारिणी की बैठक जब 4 बजे शाम में होगी, उनके नाम का ऐलान भी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। जेडीयू की बैठक पर राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा कि आज की बैठक में संगठन और पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस पर जो भी फैसला होगा वो कार्यकारिणी में देखा जाएगा। कार्यकारिणी की बैठक में क्या एजेंडा रहने वाला है? एजेंडा तो सदस्यता अभियान का प्रमुख है और किन किन राज्यों में क्या संगठन की स्थिति है उस पर चर्चा होगी और दल को मजबूत बनाने के लिए आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। उसमें हर एक स्टेट के लोग आएंगे, अपनी अपनी स्थिति राज्य की बताएंगे और उस पर जो
अमल करना है, उस पर ध्यान जो देना है, उस पर विचार होगा। नए अध्यक्ष को लेकर के भी चर्चा है। आरसीपी सिंह अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं, नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। अब संभावना में हम नहीं जाते हैं, अभी उसकी कोई चर्चा नहीं है, और जब चर्चा होगी तो उस पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, उन्होंने भी यही कहा है कि आज की बैठक के बाद बताएंगे। दिल्ली आए, सलाह मशविरा हो रहा है। हाँ, सही बात है। जो उसके बाद एजेंडा में अगर वो आएगा तो देखा जाएगा, उस पर विचार हो। जब आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो संसदीय दल के नेता के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था, छोड़ दिया था, आपको बनाया गया था। अब केंद्र में मंत्री बने हैं तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से कार्यकारिणी की बैठक में जो विचार होगा, अगर वो एजेंडा आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा, और जो निर्णय होगा माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेडीयू संसदीय दल के नेता हैं राज्यसभा के भीतर रामनाथ ठाकुर, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी निर्णय होगा मुख्यमंत्री बताएंगे। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। वही बैठक के बारे में जेडीयू के महासचिव गुलाम रसूल बलियावी का कहना है कि संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। अध्यक्ष के नाम पर वो भी बचते दिखाई दिए। नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक है तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं रहेंगे, हम सबों के जो नेता हैं, जो मार्गदर्शक हैं, सारे लोग रहेंगे। ऐसी तो कोई बात सामने नहीं दिख रही। दिल्ली में जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला, और जिस पर सभी की नजरें भी टिकी हैं। इसके लिए बड़ी संख्या में जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली रवाना हो चुके हैं। इसका असर पटना में जेडीयू दफ्तर पर भी दिख रहा है। जहां रोज भीड़ रहती थी, वहां आज पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। पटना में जेडीयू दफ्तर का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। जेडीयू का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बस कुछ घंटे में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। हमें आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के जेडीयू कार्यालय की। अमूमन हर रोज यहाँ पे बड़ी संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहते थे, लेकिन आज जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है तो तमाम नेता और कार्यकर्ता आज जेडीयू दफ्तर में नजर नहीं आ रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि बड़ी संख्या में जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली रवाना हो चुके हैं, और सबकी निगाह इस बात को लेकर टिकी हुई है कि जेडीयू का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। बस कुछ घंटे में ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान किसे मिल रही है। लेकिन जो चर्चा है उसके हिसाब से ललन सिंह के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। उपेंद्र कुशवाहा के भी नाम की चर्चा है, और चर्चा ये भी है कि किसी अति पिछड़ा को भी अंतिम समय में कहीं मौका न मिल जाए। लेकिन रेस में सबसे आगे इस वक्त ललन सिंह चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, सारी निगाहें दिल्ली में इस वक्त टिक गई है कि जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। लेकिन जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी होगा, उसके सामने बड़ी चुनौती होगी कि बिहार विधानसभा के चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन जो गिरा था, वो फिर से कैसे सुधरे, आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी कैसे मजबूत हो, और एनडीए के साथ बेहतर तालमेल कैसे हो सके। तो ये कई सारे ऐसे बातें होंगी जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखना होगा, और इस चुनौती के समय जेडीयू को आगे बढ़ाने की उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। तो नीतीश कुमार के पसंद कौन बनते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आरसीपी सिंह, जो केंद्र में मंत्री भी बन चुके हैं, उनके पास कमान है। लेकिन कुछ घंटे के बाद उनसे कमान लेकर जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जिसका नाम पर मुहर लगेगी, वही जेडीयू का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। तो फिलहाल जेडीयू में बिहार के जो जेडीयू के कार्यालय है, वहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ और सारी निगाहें दिल्ली टिक गई हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जेडीयू के अंदर हलचल तेज है। सबकी नजरें नीतीश कुमार पर टिकी है। जेडीयू के नेता और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जो भी होगा उसके ऊपर जेडीयू को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी, लेकिन वो कौन होगा इसका फैसला नीतीश कुमार करेंगे। नीरज कुमार से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो भी फैसला लेंगे वह पार्टी हित में, और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनका इतना सम्मान करता है कि जो भी फैसला होगा पार्टी के हित में होगा, सरकार के हित में होगा, राज्य के हित में होगा। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है।
कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। हैं। बाढ़ समाप्ति की घोषणा के बाद सभी सामुदायिक किचन बंद हो चुके हैं, जिससे सड़क पर रह रहे इन लोगों को 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है। पॉलिथीन के तंबू में चूल्हा नहीं है, लोग ईंट जोड़कर जैसे तैसे 2 रोटी पकाकर गुजारा कर रहे हैं। बाढ़ का पानी भले ही चला गया हो, लेकिन अपने पीछे कभी न भूलने वाला मंजर छोड़ गया है। धनबाद जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले में गिरफ्तार ऑटो चालक सहित 2 आरोपियों को कल रात सीजेएम के सामने पेश किया गया। दोनों आरोपियों को 24 घंटे से अधिक समय बाद गिरिडीह से गिरफ्तार किया गया है। सीजेएम से पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड मांगी, जिसे स्वीकार करते हुए सीजेएम ने दोनों को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। इधर ये भी जानकारी आ रही है कि रंजय की हत्या मामले में जज उत्तम आनंद सुनवाई कर रहे थे और बीते दिनों सुनवाई के दौरान उन्होंने आरोपी अमन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आपको बता दें कि अमन सिंह पर रंजय सिंह की हत्या का आरोप है। अमन सिंह अभी झारखंड, बिहार में अपहरण और फिरौती का पर्याय बन चुका है, जिसकी जमानत याचिका खारिज होने के चंद दिनों बाद हुई इस घटना से शक की सुई अमन सिंह एंड गैंग की ओर मुड़ गई है। वहीं दिवंगत जज उत्तम आनंद के पिता ने भी साजिश के तहत बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। कटिहार में मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात अपराधियों ने नगर थाना क्षेत्र के संतोषी मंदिर चौक के पास इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि मेयर शिवराज पासवान अपने घर ड्राइवर टोला से मोटरसाइकिल से संतोषी मंदिर जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने अंगरक्षक को साथ नहीं लिया था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने उनके सीने में ताबड़तोड़ 3 गोलियां दागी। तुरंत उन्हें कटिहार मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हाल के दिनों में उनका सियासी ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा था। एलजेपी नेता चिराग पासवान कटिहार में आशीर्वाद यात्रा के दौरान शिवराज पासवान से उनके आवास पर जाकर निजी तौर पर मिले थे। हत्या के पीछे क्या वजह रही, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस ने पास के रेलवे ट्रैक से 2 पिस्टल बरामद किया है, साथ ही कारतूस और 4 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। आशंका जताई जा रही है कि इसी पिस्टल से घटना को अंजाम दिया गया है। मुंगेर में हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चुआबाग का है, जहां कुछ लोग हथियारों का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दबंगों के डर से कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन वीडियो में जिस तरह एक गली में हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है, वो कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। इससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। वीडियो 3-4 दिन पहले का है। वीडियो में दर्जन भर सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक से 47 करोड़ 97 लाख की धोखाधड़ी को लेकर आम्रपाली बायोटेक और उसके निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। सीबीआई से मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर एजेंसी ने सुनील कुमार, सुधीर कुमार चौधरी, राम विवेक सिंह, सीमा कुमारी और सुनीता कुमारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन सभी पर बिहार के बक्सर के नवानगर और नालंदा के राजगीर में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के नाम पर बैंक के साथ फर्जीवाड़ा करने का गंभीर आरोप लगा है। इस पूरे मामले पर सीबीआई कार्यालय से अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी संजय कुमार। सीबीआई की टीम ने उन बड़े साथियों के खिलाफ शिकंजा कसा है, जिन्होंने बैंक को करोड़ों का चूना लगाया है। सीबीआई से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के बक्सर जिले के नावानगर और नालंदा के राजगीर में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के नाम पर जालसाजों ने बैंक को करीब 47 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगा दिया है। जो सीबीआई से जानकारी मिली है उसके अनुसार कंपनी द्वारा जो ये कंपनी है उसका नाम है आम्रपाली बायोटेक। इसने फूड प्रोसेसिंग लगाने के नाम पर बैंक में आवेदन दिया और इसने बताया कि नावानगर और राजगीर में जैम, सॉस, पिकल्स और कॉर्नफ्लेक्स जैसे फूड प्रोडक्ट के लिए उसे यूनिट लगाना है और इसीलिए उसने
48 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लिया। शुरुआती दौर में कंपनी ने इसके जो लोन लिया उसके लिए उसने पैसे भी चुकाए, लेकिन बाद में बैंक को इस पूरे मामले में संदेह हो गया और उसने इसकी शिकायत सीबीआई से की। सीबीआई ने जब जांच की तो प्राइमा फेसी उसे बैंक फ्रॉड के पुख्ता सबूत मिले और इस मामले को लेकर जो आरोपी हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया और इस पूरे मामले में आम्रपाली बायोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के अलावा सुनील कुमार, सुधीर कुमार चौधरी, राम विवेक सिंह, सीमा कुमारी और सुनीता कुमारी के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। अभी भी अगर कह दें तो जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट है उसके लिए वहां पर जो ढांचा है वो तैयार है, हालांकि उसमें लॉग जो है वो रहता है। ये जो दोनों कंपनियां हैं उसका जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, चाहे वो नावानगर में हो या फिर राजगीर में हो, वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं है। और आखिरकार अब जब सीबीआई ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है तो देखना होगा आगे किस तरह की असलियत खुलकर सामने आती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पश्चिम चंपारण में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। मामला बेतिया अनुमंडल क्षेत्र का है, जहां केंद्र सरकार ने करीब 9 करोड़ की लागत से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्कूल, शौचालय और नाली जैसी बुनियादी सुविधा देने का लक्ष्य रखा। लेकिन इस योजना में बीडीओ पर भ्रष्टाचार और मनमानी का आरोप लग रहा है। बीडीओ ने न सिर्फ पहले से काम कर रहे संवेदक को बाहर का रास्ता दिखाया, बल्कि उस संवेदक का बकाया देने से भी इनकार कर दिया। पीड़ित संवेदक ने डीएम से लेकर सीएम तक से न्याय की गुहार लगाई है। समस्या है कि बीडीओ साहब को रुर्बन मिशन का काम दिए, श्यामा प्रसाद के रुर्बन मिशन में बोले कि पैसा का कमी नहीं होगा, आप काम कराइए, पैसा हम दे देंगे। लेकिन कमीशन का कोई बात नहीं था। जब काम करना शुरू किए तो बाद में 25% काट हमको ही किए, पैसा दिए, 25% कमीशन लेके हम हल्ला भी किए। उसके बाद काम कराए, मार्केट से लायबिलिटी लेके बोले जल्दी काम खींचिए। बहुत सारा पैसा बाकी हो गया मेरे ऊपर, मार्केट का लेबर का बाकी हो गया है और ये पैसा नहीं दे रहे हैं। जब काम फाइनल पे आया, आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे घर ही जब हमनियों को देखा था के काम पहले से मैंने अवब में होता, नीरज भैया का थ्रू रहा तो बहुत बढ़िया काम होता रहा। जब से यहाँ के इथी भइल बा, एगो तो खैर लॉकडाउन सब कोई इथी कैले बा, तब से तब से इतना ना गैदरिंग में काम होता कि पूछी मत। अब ठेकेदार साहब कितना दोनी कितना लोनी हो हम नहीं जान। डीआरडीए ने स्कूटी इंजीनियर को जांच के लिए भेजा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद में स्पष्ट होगा कि योजना यदि गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी या किसी प्रकार की नियमितता होगी तो कार्रवाई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीका आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में है? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है और यह सब आपके फोन पर है। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। बस आपको 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत आपके उत्तर मिलेंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। संख्या है 7977773753। और इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।